हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 8th का विज्ञान का जो आपका इस महीने एग्ज़ाम होना है उसका जो सैम्पल पेपर है उसके आंसर करते हैं। ये सैम्पल पेपर आपका जो मार्च 2025 में एग्ज़ाम होना है उसके लिए है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। एक जो है ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो धान, कपास, मक्का ये तीनों खरीफ की फसल हैं। तो उपरोक्त पर आपने टिक लगा देना, उपरोक्त सभी। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाले एक सामान्य रोग का नाम बताना है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन ए है वो टाइफाइड इसका सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में व्यक्ति में किस प्रकार का विकास होता है? बौद्धिक, संवेदनात्मक, मानसिक। तो ये तीनों हैं, उपयुक्त सभी पर आपने टिक लगाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 4 नंबर, बंद कमरे में सो रहे व्यक्ति के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? तो बंद कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो डी ऑप्शन है ये सबसे ज़्यादा हानिकारक है। आइए अगला 5 नंबर प्रश्न करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहते हैं, बी ऑप्शन सही उत्तर है। अगर दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। 6 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, तेल में लगी आग को किस अग्निशमक द्वारा बुझाया जाता है? तो अग्निशमक में जो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 7 नंबर, वनों को समाप्त करने को डैश कहा जाता है? तो वनों को जो कटाई होती है उसको हम क्या कहते हैं? वनोन्मूलन। तो इसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर, जो पिंड किसी दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। 9 नंबर में इसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है, गलती से लिखा गया। तो 10 नंबर प्रश्न है, नर और मादा युग्म मिलकर क्या बनाते हैं? तो इसको हम युग्मनज कहते हैं। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन से परिवर्तन यौवनम के दौरान नहीं होते? तो जो रजोनिवृत्ति है, ये जो परिवर्तन है यौवनारंभ में नहीं होता। आइए 12 नंबर प्रश्न करते हैं, कुएं से पानी खींचने पर कैसा बल लगता है? तो जब कुएं से पानी को खींचते हैं तो अभिकर्षण बल लगता है। जब हम किसी को धक्का देते हैं तो उस वक्त अपकर्षण होता है। इसके बाद अगला 13 नंबर प्रश्न है, तरल कर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है? तो सरल रेखीय जो आकृति है ये तरल घर्षण को कम कर देती है। इसके बाद 14 नंबर है, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। इसके बाद 15 नंबर है, इनमें से कौन विद्युत धारा के कुचालक हैं? तो जो आसुत जल है ये विद्युत धारा का कुचालक है। इसके बाद आगे है 16 नंबर, जो है 16 से 25 ये 1-2 शब्दों के उत्तर है। जैसे पहला 16 नंबर खाली स्थान है, दाब का मात्रक डैश है, तो दाब का मात्रक पास्कल है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा के प्रमुख अम्लीय अवयव? तो ये जो अम्लीय वर्षा में होता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और दूसरा जो है यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस NO2 और SO2। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, मादा युग्म और नर युग्म के संयोग की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो इसमें निश्चेदन आएगा। इसके बाद एक प्राकृतिक परिघटना का नाम लिखो। तो तड़ित या भूकंप, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। इसके बाद 20 नंबर है, पेट्रोलियम का डैश नामक उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है? तो इसमें बिटुमिन आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। इन प्रश्नों को रट लें, इनमें से बहुत सारे प्रश्न इस एग्ज़ाम में आने की संभावना है। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण डैश हो जाता है? तो घर्षण कम हो जाता है। 21 नंबर का उत्तर है। आगे 22 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः डैश गैस होती है? तो इसमें मीथेन गैस होती है। कांच को 23 नंबर प्रश्न है, कांच को रेशम पर रगड़ने से रेशम पर आवेश उत्पन्न होता है? तो ये गलत है। इसके बाद 24 नंबर है, वह क्षेत्र जिसे जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है? ये सही है। इसके बाद अप्रिय ध्वनि को डैश कहते हैं? तो अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। इसके बाद अगले हैं दो नंबर वाले प्रश्न है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो इनमें सबसे पहले 26 नंबर है, ये 26 से 33 तक है, प्रोटोजोआ वर्ग के 4 जंतुओं के नाम बताओ? तो आपकी किताब में जो अमीबा, पैरामीशिया, युगलिना और प्लाज्मोडियम लिखे हुए हैं, तो ये नाम आपने यहाँ पर चारों लिख देने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, खरपतवार
क्या हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो जो खेत में फसल के साथ अनावश्यक पौधे उगाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं, जैसे चलाई, बथुआ, घास आदि आप इनको लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है 28 नंबर, आवर्ती की परिभाषा और मात्रक लिखिए। तो ये दोबारा से आ गया। आवर्ती जो प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को हम आवर्ती कहते हैं। मात्रक पीछे भी पूछा गया है, तो मात्रक इसका हर्ट्ज है। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, नीचे दर्शाई की व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता, क्या आप संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं। तो इसमें संभावित कारण कई हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये जो द्रव है ये कुचालक हो सकता है विद्युत का, ये जो बैटरी है चार्ज ना हो, तीसरा बल्ब फ्यूज हो सकता है, चौथा कारण है ये जो तारें लगी हैं इनके कनेक्शन ढीले हों। तो ये कुछ कारण हैं, इनको आपने लिख देना है। इसके बाद अगला है 30 नंबर प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है स्थैतिक घर्षण से आप क्या समझते हैं। तो जो स्थिर वस्तु पर लगने वाला घर्षण बल होता है उसको स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। उसको चलाने के लिए जो बल लगता है शुरू में उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। कोक की विशेषताएं और उपयोग लिखिए। तो कोक की जो विशेषताएं और उपयोग हमने बताने हैं। विशेषताएं ये मैंने लिखी है, ये कठोर होती है, सुरंदर होती है, काला पदार्थ है, कार्बन का शुद्ध रूप है। और उपयोग इधर लिखे हैं, ये ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है समतल 32 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है। ये आभासी होता है, सीधा होता है, समान आकार का होता है, जो बिंब का साइज होता है उसके समान होता है और समान दूरी पर बनता है। यानी जितनी दूरी पर आप दर्पण से हैं उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर आपको बिंब दिखाई देगा। ज्वलन ताप 33 नंबर है, ज्वलन ताप की को परिभाषित कीजिए। तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस पर कोई वस्तु आग पकड़ती है, तो इसको ज्वलन ताप कहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। तो 33 जो आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न है 34 से 41 तक 30 से 40 शब्द के 3-3 अंक के हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, मोमबत्ती की जो लो का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो आपकी स्क्रीन पर मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र आ रहा है इसको आपने देख लेना है, ये आपकी किताब में भी है, आपने वहाँ से इसको बनाना सीख लेना है। इसके जो अलग अलग भागों के नाम हैं वो भी आपने याद करने हैं, सबसे गर्म भाग, सबसे कम गर्म भाग और पूर्ण दहन, ये सारे जो पॉइंट हैं ये आपने इनको बनाना है, साथ में लिखना भी है। इसके बाद अगला 35 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों पर संक्षिप्त नोट लिखो। तो ये सूक्ष्म जीवों के कुछ हानियाँ हैं, आपको बता देते हैं, आपकी ये स्क्रीन पर हैं। जैसे कुछ जीवाणु पौधों और खदानों को नष्ट कर देते हैं, कुछ जीवाणु मनुष्य और पशुओं में रोग उत्पन्न कर देते हैं, कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। यानी आप सीधा लिख सकते हैं, कुछ कवक पौधों में रोग उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ कवक दाद, खाज, खुजली, चर्म रोग उत्पन्न कर सकते हैं, कुछ कवक भोजन को विषाक्त बनाकर नष्ट कर सकते हैं, कुछ कवक हमारे चमड़ी और लकड़ और खाने के सामान को नष्ट कर सकते हैं। ये आप कुछ लिखे हुए हैं, कुछ आप भी खुद भी लिख सकते हैं अपनी किताब में से देखकर। इसके बाद अगला प्रश्न है कायातरण किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो लार्वा का कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क से जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायातरण कहते हैं। तो इसका उदाहरण मेंढक है, जो मेंढक में टैडपोल से वयस्क बनना, तो ये इसका उदाहरण है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो 27 नंबर प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो जो जीवाश्म ईंधन है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है आप सभी जानते हैं। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और जो हमारे उपलब्ध भंडार हैं वो कुछ सालों के लिए पर्याप्त हैं, इसीलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। तो ये इसका कारण है क्योंकि ये समाप्त होने वाले संसाधन हैं, इसीलिए हमें इनका सावधानीपूर्वक बुद्धिमत्तापूर्वक से प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद आइए अगला प्रश्न करते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए, उन कार्यों की सूची बनाकर बताइए कि कागज़ की बचत आप कर सकते हैं, यानी जिनके द्वारा हम बचत कर सकते हैं उनके बारे में बताना है। तो ये 38 नंबर का उत्तर है, हमें
जो कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। लगभग 1 टन कागज़ बनाने के लिए 17 वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। कागज़ की बचत से वनों के साथ-साथ हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जल, ऊर्जा जो इसको बनाने में प्रयुक्त होते हैं, इनकी भी हम बचत कर सकते हैं। यानी हमें कागज़ की बचत वनों को बचाने के लिए करनी चाहिए। इसके साथ-साथ हम अगर कागज़ की बचत करते हैं तो हम जो जल और ऊर्जा इनको बनाने में लगती है उसकी भी बचत कर सकते हैं। तो ये नीचे तरीके लिखे हुए हैं जिनके द्वारा हम बचत कर सकते हैं। पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, मितव्यय से उपयोग, जन जागरूकता अभियान चलाकर, यानी 4R का जो फार्मूला है हम उसके द्वारा कागज़ की बचत कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पेशिया बल से आप क्या 39 नंबर, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो ये जो है लंबाई में वृद्धि, शरीर का आकृति में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन, जनन क्षमता का विकास, ये कुछ परिवर्तन हैं। और भी परिवर्तन आपकी किताब में लिखे हैं, आप उन वहाँ से भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न करते हैं। इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, पेशिया बल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो पेशिया बल जो है हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया जो बल है उसको हम पेशिया बल कहते हैं। तो जैसे बोतल को हाथों से उठाना, बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना, तो ये इसके उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के गुणों को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यानी पीटते समय उसका पेशिया बल लगेगा और जो पीटने से लोहे के जो गुण हैं वो क्या हो जाएगा, लोहे की चादर के रूप में वह बदल जाएगा। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसका उत्तर 6 नंबर देखना है आपने। एक औजार बनाते समय कोई लोहार गर्म लोहे के टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने कर लगने वाला पेशिया बल जो संपर्क बल का उदाहरण है। लोहे का टुकड़ा फैल जाता है जिसकी इसकी आकृति में परिवर्तन आ जाता है, ये इसका उत्तर है। इसके बाद आगे जो है 42 से 44 नंबर तक ये 5-5 अंक के बड़े प्रश्न हैं। इनमें ये जो पहला प्रश्न है, विद्युत लेपन क्या है, विद्युत लेपन की प्रक्रिया को समझाइए, इनके विभिन्न उपयोगों पर प्रकाश डालिए। तो विद्युत लेपन प्यारे बच्चों जो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। तो इसके जो उपयोग हैं, जैसे स्नानगृह की टूटी, गैस बर्नर, साइकिल, जो ये उपयोग पूछे हैं, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि हम लिख सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी जो प्रक्रिया है इसको भी हम स्क्रीन पर, जैसे मैंने ये चित्र आपके लिए बनाया है, आपको इसकी प्रक्रिया समझा देते हैं जल्दी से। तो ये विद्युत लेपन की जो चित्र है ये आपकी स्क्रीन पर है। इसमें ये जो 2 प्लेट लगी हुई हैं, ये 2 तांबे की प्लेट है। ये एक इसका जो बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है और दूसरा ऋण टर्मिनल से। इसमें हमने कॉपर सल्फेट का जो घोल है वो डाला हुआ है, साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें इसमें डाली हैं। तो जब इसकी बैटरी को हम ऑन करते हैं तो जब इसमें से करंट बहने लगता है तो विलेन जो है वो कॉपर और सल्फेट के जो है, कॉपर सल्फेट विलेन है जो कॉपर और सल्फेट के विलेन में टूट जाता है। जो शुद्ध कॉपर, जो स्वतंत्र कॉपर है, तांबा है, जो बैटरी के ऋण टर्मिनल की और इसकी और जो ऋण टर्मिनल है यहाँ पर, इसकी ओर द्वारा से देखिए, इसकी और इस टर्मिनल पर संयोजित होने लगता है। और इस तरह जो विलेन में कॉपर की क्षति हो जाती है, कम हो जाता है कॉपर, वो जो धन टर्मिनल वाला जो कॉपर की जो तांबे की तार लगी हुई है छाड़ी, इसमें से उतना ही विलेन में घुल जाता है। और इस तरह ये जो प्रक्रिया है चलती रहती है जब तक कि पूरा जो परत है, जो तांबे की ये प्लेट है, ये उस पर पूरा कॉपर जमा ना हो जाए। तो इस तरह विद्युत लेपन करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आइए देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों का क्रमबद्ध नोट लिखिए। तो ये फसल जो उत्पादन के विभिन्न चरण हैं इनको आप देख लीजिए। ये जो अलग अलग चरण हैं आपकी स्क्रीन पर है, मिट्टी तैयार करना, बुआई, इसके बाद आगे है खाद और उर्वरक देना, फिर 4 नंबर सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, 6 नंबर है कटाई और 7 नंबर है भंडारण। तो इन प्रश्नों के जो पॉइंट हैं इनकी आप थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। तो ये जो 5, 6, 7 पॉइंट हैं इनको आपने इस प्रश्न में लिखना है। तो इसके बाद लास्ट प्रश्न है, आँख की संरचना और कार्यविधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। 44 नंबर प्रश्न है। तो ये आपकी जो आँख का चित्र है इसमें आपने बनाना है
और इसके बारे में कुछ आपने जो कार्यविधि है जो आँख की जो है उसके बारे में बताना है। तो ये था प्यारे बच्चों आपका जो ये जो साइंस का पेपर था इसका सॉल्यूशन, इसको आपने अच्छे से कर लेना है। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।